जैसे आप सब जानते हैं, वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है लंदन में। तो आप सबसे गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए सियासी इख्तिलाफ़ात को साइड पर रखें और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि माना कि सियासत भी अहम है लेकिन इंसानियत कुछ ज़्यादा अहम है। अच्छा, अब आपको बताते हैं एक अंदर की बात। मुबश्शिर ज़ैदी साहब एक बार फिर इस्लामाबाद में क्यों हैं? इसलिए कि वो अपने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक कराने के चक्करों में है, क्योंकि आज एक बार फिर चौधरी निसार साहब ने कह दिया है कि जी बिल्कुल हर एक शनाख्ती कार्ड की तस्दीक होगी, 6 माह में होगी, और माना कि बहुत मुश्किल काम है, खर्चा भी काफ़ी होगा, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान की सलामती से ज़्यादा क्या अहम बात हो सकती है। तो वसत अब माना कि इस कुर्सी में बड़ी पावर है कि जो भी इसमें बैठ जाता है वो हर एक मौजू में इंस्टेंटली एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हम मान लेते हैं कि हम नहीं जानते कि शायद कोई बेहतर तरीका हो नादरा की। मेरा ख्याल है चौधरी निसार अली भी नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने नादरा वालों से कहा है कि 48 घंटे में कोई तरीका वज़ा करें, अगर वो नहीं करेंगे तो वो करेंगे। अब निसार साहब के तरीके आपको तो पता है कि माजी में भी आप वो असलहे के बारे में अल्टीमेटम दे चुके हैं कि जी अगर आपने वेरीफाई नहीं कराया, री-वेरीफाई नहीं कराया तो हम जो है कैंसिल कर देंगे। इस बात को भी साल भर हो गया है। तो अब मेरा ख्याल है कि वो खुद भी भूल जाते हैं कि उन्होंने साल भर पहले क्या कहा था। अब भी उन्होंने धमकियों से काम लेना शुरू किया कि जी 2 महीने में जाली शनाख्ती कार्ड वापस कर दें वरना 7 साल कैद की सज़ा, और अगर किसी अफसर ने जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मदद की तो मैं उसे 14 साल कैद दिला के रहूँगा। और शायद ये भी कहा है कि अगर आप खुद मान जाएं तो एक किस्म की एमनेस्टी भी होगी। हाँ, उस वक्त कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ। तो ये इस तरीके से मुझे याद है कि असला जमा कराने की कोई 3531 मुहिमें आज तक चल चुकी हैं, ठीक है, कंजर्वेटिवली कम अज़ कम। आखिरी जो मुहिम चली थी हुकूमत सिंध ने चलवाई थी कराची में, जी असलहा लोग वॉलंटरीली जमा करा दें। आपको पता है कि कितना असलहा वॉलंटरीली थानों में जमा हुआ था? नहीं, 731 पीसेस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कराची तो डी वेपनाइज हो गया ना, बिल्कुल। अच्छा, जब हम नादरा की बात कर रहे हैं तो एक बात हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता, चौधरी निसार को भी नहीं पता, तो आज सोचा कि क्यों ना हम भी किसी नादरा वाले या कम से कम एक्स नादरा वाले से बात करें कि यार कोई यही बेहतर तरीका है, कोई और बेहतर तरीके हैं या नहीं है। तो तारिक मलिक साहब, साबिक नादरा चेयरमैन, हमारे साथ मौजूद हैं, और निसार अली साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनको बीपल पर लिया है। तो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने जाहिर है चौधरी निसार अली की स्टेटमेंट देखी है, तमाम मुल्क के शहरियों के शनाख्ती कार्ड री-वेरीफाई होंगे, क्या यही बेहतर तरीका है या आपकी नज़र में इससे कोई आसान तरीका है इस काम को करने का जिसमें शायद कम खर्चा हो जाए? हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन इसका तरीका ये है कि यूज टेक्नोलॉजी, फाइंड आउट कि कहाँ वो पैटर्न्स ऑफ डेटा हैं कि जहां से हम प्रोब कर सकते हैं। मसलन ये कि फैमिली ट्रीज उनके देखे जाएं जिनका अनयूजुअल साइज है। एवरेज फैमिली साइज जो है वो 6 है पाकिस्तान में हर खानदान का। तो अगर ये 20-25 लोग उस फैमिली ट्री में हैं तो उनको प्रोब किया जा सकता है। फिर जब मैं था तो एक अटेस्टर लाइब्रेरी हमने बनाई थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटेस्टिंग द क्रीडेंशियल्स ऑफ एन एप्लीकेंट, वो कौन अटेस्ट कर रहा है उनको, और वो जो है बंदा कितने लोगों की अटेस्टेशन कर रहा है, उन केसेस को देखा जा सकता है। और ये जो 1-2 केसेस आ जाते हैं उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नादरा का सिस्टम मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल है दुनिया का, और काफी मतलब स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अभी आप ये देखिए कि ये सिस्टम की स्ट्रेंथ है कि वो ब्लॉक भी कर सकता है अगर कार्ड गलत बन गया। ये सिस्टम की स्ट्रेंथ है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसने बनाया और किसको मिला और किन पेपर्स की बेस पे मिला और कहाँ से उसने अप्लाई किया था। तो इन चीजों को यूज करें और प्रोसिक्यूट करें इन लोगों को कि जिन्होंने, अगर नादरा के एम्प्लॉइज भी इसमें इन्वॉल्व थे। एक बात करूंगा कि अल्टीमेटम से नहीं ये सिस्टम ठीक होने वाला, ये पोस्टमार्टम से ठीक होने वाला है सिस्टम।
इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब 3 दिन में ये कर दो और तमाम पब्लिक को बुला लो। एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जर्मन वजीर दाखिला का जब कार्ड इम्पर्सनेट किया गया, जर्मनी का शनाख्ती निज़ाम दुनिया में बेस्ट निज़ाम है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तमाम जर्मन लोग जो हैं वो जर्मनी के बॉर्डर से बाहर चले जाएं और जब वो अंदर आएंगे तो उनकी दोबारा तस्दीक होगी। दूसरा ये है कि यहाँ भी जहाँ अमेरिका में मैं हूँ, सोशल सिक्योरिटी कार्ड जाली बन रहा है, वो तमाम अमरीकियों को दोबारा नहीं बुला लेते, और फिर नेशनल टीवी पे बुलंद बांग इस तरह दावे नहीं किए जाते, वार्निंग नहीं दी जाती कि हम अब ये करने लगे हैं। भाई कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको क्वाइटली आप इन्वेस्टिगेट करें, और इन्वेस्टिगेशन के नताइज आने चाहिए सामने। अगर आप पहले ये कहेंगे कि हम ये करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनको बता रहे हैं कि जो पहले आपने कागजात बनाए थे, जिनको ब्रीडर डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो आईडी कार्ड के लिए यूज होते हैं, वो आप मजीद उनको स्ट्रॉन्ग कर लें और वो मजीद बनवा लें ताकि दोबारा रीवेरिफिकेशन हो, तो आप दोबारा जनाब उस सिस्टम में से गुजर जाएं। अच्छा तारिक मलिक साहब, चौधरी निसार अली ख़ान का एक शिकवा ये भी है कि वो बेबस हैं और कभी कभी जी चाहता है कि वो दीवार से सर टकराएं, इसलिए कि नादरा में बहुत सारे अच्छे खासे उन्होंने अफसर बरतरफ किए हैं इसी करप्शन के चक्कर में, लेकिन करप्शन है कि ख़त्म हो के नहीं दे रही। आपके ख़्याल में, आप भी रहे हैं नादरा के स्याह सफ़ेद के मालिक, नादरा में करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है? पे मलबा गिर रहा है, लेकिन पासपोर्ट उसने बनवाया, वो कैसे बनवा लिया उसने? मैंने FIA का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज किया है। कोई बंदा हमारे न मुल्क में आ सकता है ना जा सकता है विदाउट रिकॉर्डिंग हिज एंट्री और एग्जिट। तो ये बंदा ये पाकिस्तान से आता जाता कैसे रहा है, क्या इन्होंने FIA का भी निज़ाम, तमाम जो है मुसाफिर जो अब जाया करेंगे उनकी भी रीवेरिफिकेशन होगी, क्या जिनको पासपोर्ट इशू हुआ है वो तमाम भी रीवेरीफाई करवाएंगे? तो बात ये है कि आपके जो इशू हैं वो पॉलिसी लेवल के इशू हैं। आपने अफगान मुहाजिरीन को कोई वो नहीं दिया नेशनलाइजेशन का की सहूलत, जब आपने उनको रजिस्टर नहीं किया 1978 या 80 की दिहाई में जब वो आए, तो पाकिस्तान के साथ भी तो मुल्क थे ना, ईरान ने उनको फौरन रजिस्टर कर दिया। आपने तो इनको रजिस्टर एज रेफ्यूजी नहीं किया, बाद में बहुत देर के बाद किया। ये जब मैं आया तो UNHCR को हमने एस्केलेट किया और उनका डेटाबेस बनाया। अब कम से कम ये है कि जो अगर आप कार्ड बनाते हैं तो जो मेरा अफगान मुहाजिरीन का डेटाबेस है उसमें से भी मैं देख सकता हूँ कि ये रेफ्यूजी तो नहीं है, तो जिस किसी का भी कार्ड बनता है उसमें सिस्टम से भी हो के निकलता है। हमने एक अलग वो सिस्टम भी रखा हुआ है। तो ये सिस्टम जो है इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन it is a fallback of your policy or whatever the policy, national policy, security policy जो उस वक्त थी। अब वो national security policy overall shift ले रही है, तो इदारों को भी आपने उसी तरीके से वो रिफॉर्म करनी है, और ये नहीं बैश आउट करना कि भाई अब आप क्यों आप उस वक्त आपने 2001 में क्यों इनको कार्ड इशू कर दिया। भाई जिसने अटेस्ट किया था, जिसने कहा था कि इशू करो, उसको पकड़ो, जिसने गवाही दी थी। उस वक्त आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और थी, आज और है। तो वक्त लगता है, जब एक शिप बड़े ओशन में जा रहा होता है ना, तो उसको डायरेक्शन चेंज करने में वक्त लगता है। जी बहुत शुक्रिया तारिक मलिक साहब। असल मसला यही है बिल्कुल कि शिप आपने जो है वो इतने साल चलाया, अब पॉलिटिकली वो शिप जो है कैसे आप मोड़ेंगे, मोड़ने में अगर देर लग रही है तो बाकी इदारों पे क्यों नज़ला गिर रहा है, ये थी काम की बात। ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आपसे थोड़ी सी अपॉलॉजी करनी है, थोड़ा सा ऑडियो में इशू आ रहा है और कॉल्स लेना भी हमारे लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह न्यूज़ अपडेट्स की ब्रेक के बाद हम कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखते हैं। लेकिन अभी के लिए एक दूसरे से ही बात कर लेते हैं। हाँ, क्या हाल वो नहीं, वो नादरा के साबिक चेयरमैन जो हैं तारिक मलिक साहब, उनकी बात की रोशनी में मैं कहूँगा कि चौधरी निसार साहब ने ये तो बड़े जोश में आके कह दिया है कि जी 6 महीने में तकरीबन 12 करोड़ जो कार्ड हैं वो वेरीफाई हो जाने चाहिए।
अब ये होगा कैसे? अब मसला ये है कि इससे पहले जो क्रूसेड्स हो चुकी हैं उनका क्या बना? मसलन सबसे बड़ा जो इस पाकिस्तान में मसला था वो था कि जी असलहे का बेबहाव फैलाओ, बिल्कुल, और जो लाइसेंस बने हैं उनकी वैल्यू क्या है। 2014 में उस वक्त पंजाब के वजीर दाखिला थे कर्नल शुजा खानज़ादा, जो बाद में शहीद हो गए, ठीक है। उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे सितंबर 2014 में कहा कि जनाब पंजाब में इस वक्त 18 लाख लाइसेंस हैं असले के, उनमें से 50% का रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं है, माशाअल्लाह, है ना। ये स्टेट ऑफ। अच्छा, रहमान मलिक साहब जो वज़ीर दाखिला रहे, उन्होंने मार्च 2013 में कहा कि जी 70,000 के करीब लाइसेंस तो मैंने मेंबरान पार्लियामेंट और जो सूबाई असम्बली के मेंबर थे उनकी सिफारिश पे जारी कर दिए हैं। पिछले 8 साल में एक अंदाजे के मुताबिक 8 लाख से ज़्यादा लाइसेंस जारी हुए हैं। 90% के बारे में कहा जाता है कि उनकी जितनी सिक्योरिटी क्लियरेंस और वेरिफिकेशन जिस अंदाज की, जिस मैयार की होनी चाहिए थी, 90% की नहीं हुई और वो इशू हो गए हैं। अब मसला ये है कि ये 2002 से लेके 2013 के दरमियान 8 लाख से ज़्यादा लाइसेंस बताए जाते हैं कि जो जारी हुए। इस दौरान कौन कौन वज़ीर दाखिला था? फैसल सालेह हयात, बिल्कुल, आफ्ताब शेरवाओ, जनरल हामिद नवाज़, रहमान मलिक। चौधरी निसार साहब कुछ ना करें, सिर्फ इनसे ही पूछ लें कि भाइयों ये तो बताओ कि तुम्हारे होते भी कैसे हो गया। जवाब क्या मिलेगा? आप पिछले वज़ीर दाखिला से पूछे, वो कहेंगे यार ये सवाल मैं पीछे अपने सक्सेसर प्रीडेसेसर को पूछता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, ये जो फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, ये जो बाद अज़ मर्ग वावेला है कि चूँकि वो हमारे भाई जो हैं ड्रोन हमले में बिल्कुल मर गए, तो उसके बाद जो है ये सारी फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं। मुझे एक बड़ी भतीजर सी एक कहानी याद आ रही है, सुनाएं। जंगल के जानवरों ने रेफरेंडम के ज़रिए एक बंदर को बादशाह चुन लिया। ओके, अच्छा, लेकिन शेर बाज़ाहिर नेचुरल बादशाह है, वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने वही है कि जी गर्दन से पकड़ के जिसका जी चाहता वो मुंह में दबाता, शिकार को अपनी कछार में ले जाता। अब रियाया हो गई परेशान और वो बादशाह बंदर के पास गई कि बादशाह सलामत कुछ कीजिए, ये क्या हो रहा है आपकी मुमलिकत में। बादशाह सलामत बंदर की आंखों में आंसू भर आए और फिर उन्होंने अपने दरख्त से छलांग लगाई, दूसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त पे, चौथे दरख्त पे, 5वें दरख्त पे। रियाया हैरान परेशान, बादशाह सलामत ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? कहने लगे कमबख्तो, तुम देख नहीं रहे, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान जो है जोखों में डाल के एक कर रहा हूँ। तो इस वक्त सूरत हाल ये है रियासत की ऑपरेशन। यार अगर मैं इस पे थोड़ी एक एडिशन करूँ, मेरी एक बात सुन लें, अगर आप यार बंदर बेचारा क्या करे, ठीक है, आखिरकार जंगल का एक कुदरती निजाम भी तो है। जी, शेर ने वो करना है जो शेर का काम है। शेर और बंदर एक पेज पे तो आने से, और एक पेज पर क्या। और दूसरी बात है कि यार बंदर ने खुद तो काम नहीं करना ना, उसने जिस सिस्टम को इस्तेमाल करना है वहां तो हर शाख पर उल्लू बैठा। बंदर बेचारा क्या करे, पानी पी पर मरे। ब्रेक ले लेना, ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ एक कॉलर हैं लाइन पर मौजूद, शफकत साहब अटक से। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह करम सर, आप सुनाए। सर वसत साहब, जैदी साहब एंड ज़रात साहब, सबको सलाम सर मेरी तरफ से। जी फरमाइए। अच्छा सर, मेरे 3 मौज़ूआत पे थोड़ी सी बात करनी है। एक तो जो ये इशू चल रहा है, ये शनाख्ती कार्ड्स वाला, वेरिफिकेशन वाला ना, तो अभी अटक में मैं रहता हूँ तो इधर अफगानी इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने परमानेंट रेजिडेंट्स और कारोबार तकरीबन 50% इनका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है कि इतने शनाख्ती कार्ड की आप वेरिफिकेशन कर सकें। जी। नंबर 2, एक और बात है, पनामा लीक्स पे मैं बात करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि एक पनामा लीक्स आ गई तो हमारे हुक्मरानों को मुल्क याद आ गया। कम अज कम उन्होंने कुछ जो मंसूबे थे उन पे बात की है। अल्लाह करे एक और लीक आ जाए तो शायद मुल्क तरक्की कर जाएगा। जी। और तीसरी बात यह सर कि जिस दिन वो नेशनल असेंबली का इजलास हुआ तो वसत साहब ने एक बात की थी कि उन्होंने नाच चलाई कि ये सब तुम्हारा करम मेरे आका की, ये बात अब तक बनी हुई है।
जी जी। उस टाइम किसी और आका की बात हो रही थी, तो अल्लाह करे कि अभी जो आका हैं उनका करम हो के नवाज शरीफ साहब ठीक हो जाएं और बात बनी रहे। आमीन। ये जो शनाख्ती कार्ड के मसले पे इन्होंने बात की कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं अटक में और 30-30 साल से हैं, तो ज़ाहिर है कि उस वक्त तो नहीं सोचा गया जब सोवियत यूनियन का ख़तरा था और कुफ्र के ख़िलाफ़ और इस्लाम की जंग थी, वो हो गया ना, हो गया। अब मुस्तकिल 30 से 35 साल हो गए हैं और हर हुकूमत जो है एक्सटेंड करती है, अल्टीमेटम देती है, लेकिन मसला ये है कि आज अफ़गान रेफ्यूजीज़ की तीसरी नस्ल उर्दू बोल रही है जी। अब ये UNHCR के हिसाब से आराम से तो जा सकते हैं वॉलंटियरली, लेकिन इन्हें डंडा मार के नहीं निकाला जा सकता। डंडा मार के निकालेंगे मेरा ख्याल है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ठाक पैदा हो। बिल्कुल। और पता है सर मैं बोलूं कि ना बोलूं, हम एक धमकी की तरह इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, अब एक बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि दुनिया में अगर आप देख लें तो आई थिंक टॉप होस्टिंग कंट्री, रेफ्यूजी होस्टिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान का शुमार होता है, ख़ासतौर पर अगर आप शामी क्राइसिस से पहले की बात करें। ठीक है, वो अपनी जगह। हमने इनको एक बार्गेनिंग चिप की तरह इसलिए इस्तेमाल किया जब भी हमारे रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ नीचे जा रहे होते हैं, हमें प्रेशर। हाँ, लेकिन अब ये बार्गेनिंग चिप भी अपनी हम इनको रीपेट्रिएट अपना असर खो रहा है। ये बार्गेनिंग चिप भी सर, हमारी बार्गेनिंग चिप असर खो रहा है, बेअसर हो गई। एक कॉलर और हैं जनाब, बाबर साहब। जी बाबर साहब, वाई साहब, वाई साहब। खान साहब ये बताएं, आप इतना संजीदा प्रोग्राम करते हैं, लोग तो जो है ना मुबशर लुकमान और डॉक्टर अपना जो है डॉक्टर साहब जो हैं उनका प्रोग्राम सुनते हैं। जी जी। ये बताएं कि इतना प्रोग्राम आपका संजीदा प्रोग्राम कौन सुनेगा? मैं अकेला घर में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, कोई भी बंदा जो है ना वो आपका प्रोग्राम नहीं देखता, वो डॉक्टर साहब का देखते हैं। या लाइन कट गई है, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही है। अच्छा, चले दीदार एज इट में। अब देखें अफगान रेफ्यूजीज, ठीक है, एक लायबिलिटी भी है आपके लिए, लेकिन अगर आप उनको सही इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने कहा तीसरी नस्ल उर्दू बोलते हैं, उनकी जड़ें यहाँ हैं, ये आप यूज़ भी कर सकते थे टू क्रिएट गुडविल। ठीक है, अफगान कौम के साथ अफगानिस्तान। आप कोई ज्यादा ही डिमांडिंग नहीं हो रहे पाकिस्तानी सर? मैं तो मतलब नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। क्या कौन कॉलर का क्या नाम है? मिसालें हैं। सलीम साहब कराची से। जनाब सलीम साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, फरमाइए सर। मुझे ये पूछना था कि इस मुल्क की आबादी कितनी है? मेरे ख्याल से शायद 19 करोड़। अच्छा, तो 19 करोड़ के अंदर क्या यहाँ एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है कि वजीर आज़म साहब का यहाँ इलाज हो सके? हाँ। हमारे मुल्क का वजीर आज़म दूसरे मुल्क में जाके इलाज करा रहा है, अजीब सी बात नहीं है ये? बिल्कुल है, बात तो सही है, बात तो सही है। मुझे तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मुल्ला मंसूर मरहूम कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान गए थे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मतलब मुल्ला मंसूर ने भी हमें इतना लायक नहीं समझा कि हमारे मुकामी अस्पतालों में ट्रीटमेंट की जाए। लेकिन जो बात इनकी है वो बात सही है। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना आपके हेल्थ केयर सिस्टम में कि ठीक है, ये आवाम के लिए बिल्कुल सही है। यार पैसे आप रखते हैं ऑफशोर में, इलाज कराते हैं आप लंदन में, बच्चे आपके तालीम हासिल करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटियों में। अच्छा, डुअल नेशनलिटी आपके पास है, एक ऑल्टरनेट घर आपका कनाडा में है, टोरंटो में होता है। तो मुझे ये बताइए किस चीज़ पे आपको एतमाद है? वैसे सिर्फ आप हेल्थ की क्यों बात कर रहे हैं? बात सही है, जिसका भी बस चलता है निकलता है। हाँ बिल्कुल। सर जी अच्छा, ये सुल्तान शाह साहब हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। जी सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बस ये जो जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं सर, इसके हवाले से कुछ मेरे अपने अशार है वो कहना चाहता हूँ पूरी कौम के लिए। कोई मैसेज आती है कह दूं? जी जी मैं बस यही कहूँगा कि शिकस्त तस्लीम वो करता है जो मर जाने से डरता है, वो गर्दनें झुक जाती हैं जो कट जाने से डरती हैं। बंद कर दो रोने धोने को, मत देखो ऊंचे महलों को, जो अपने लिए गैरत को चुने वो कौमें जिंदा रहती हैं। सिर्फ यही कहूँगा। ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल सही।
एक आम आदमी जो है वो इस तरह जाहिर है सोचता है। अब जाहिर है ऐसा कैसे ना सोचे ना। हाँ। अब देखें, बार बार कहा जाता है ना, एक ये तकिया कलाम बन गया, क्लीशे बन गया कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है, और हमेशा ये बात सच हालात हाजरा को कई साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब बातें सच भी हैं। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा दौर नहीं होगा जिसमें पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर ना हो। बात भी सच है। वैसे कितने नाजुक मोड़ हैं? बस मतलब मोड़ ही मोड़ है, राउंड अबाउट, ये नाजुक राउंड अबाउट है, आप घूमते ही रहते हैं इसके अंदर, हर जगह सिग्नल लगा हुआ है। दीर से हाँ, तो लोहारी टॉप से जब नीचे उतरते हैं ना, तो वहाँ मुझे याद आ जाता है पाकिस्तान के नाजुक मोड़। बिल्कुल, वहाँ इतने ही नाजुक मोड़ हैं। ऐसा ही है ना, वार्निंग कर्व्स अहेड वाली चीज, और फिर वो भी होता है ना कि गिरते हुए पत्थरों से नाजुक मोड़ पे हैं तो क्या वो है। ठीक है, अब आप कह रहे थे ना कि ये बड़ी डिमांडिंग बात है यार। चलो यार, मैं एक बड़ी छोटी सी बात करता हूँ, आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। ठीक है, अंगूर अड्डा, राइट, अंगूर अड्डा पे एक चेक पोस्ट था, एक बॉर्डर क्रॉसिंग फैसिलिटी थी जो पाकिस्तान फौज ने हैंड ओवर की अफगान फौज को। ठीक है, अच्छा, अभी कोई ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी, और DGISPR की ट्वीट के मुताबिक ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बरादराना ताल्लुकात जो हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चौधरी निसार को अपने को नहीं पता, मतलब कि या तो सिविलियन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी, या तो आपने उनको इन्फॉर्म करने की जहमत नहीं दी। अब ये एक बहुत छोटी सी मिसाल है, हालांकि बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ, हालांकि सलीम साहब सियालकोट से हैं इस वक्त हमारे साथ। जी सलीम साहब, हेलो वालेकुम। भाई साहब जी फरमाइए। वालेकुम सलाम, फरमाइए, आगे चलिए। ठीक है, डम कॉल मार रहे हैं। तो पॉइंट इज कि यार ये मतलब 1 पेज 1 बुक, यहाँ पर तो कोई पढ़ ही नहीं रहा यार। हाँ, तो अंगूर अड्डा दे दिया तो दे दिया, अंगूर अड्डा दे दिया तो दे दिया। अब माय पॉइंट इज कि दिस इज शोइंग यू डिस्कनेक्ट। ठीक है, और डिस्कनेक्ट भी किस लेवल का। और अच्छा, सोने पे सुहागा, आपको इसमें से कुछ फायदा भी नहीं मिला, क्योंकि एकदम अफगान हुकूमत ने वो बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी, और फिर एक दावा किया कि जी ये 10 और किलोमीटर आपकी जमीन है जो असल में हमारी जमीन है, ये भी आप ये भी दे दे प्लीज। ठीक है ना। तो पॉइंट इज के यू लुक फूलिश, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दूसरी जानिब आप क्या देख रहे हैं, अशरफ गनी, मोदी, रूहानी चाबहर पोर्ट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान को क्या फ़ायदा है? अफगानिस्तान जाहिर है कोई बंदरगाह नहीं है, लैंड लॉक्ड है। ठीक है, वो हमेशा चाहते थे कि यार खुदा के लिए हमें ट्रांजिट ट्रेड दे दो ताकि हम इंडिया के साथ लिंक बना सकें, और फिर जाहिर है गल्फ, इंडियन ओशन वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों भाई? हम क्यों दें? हाँ, ये तो हमारे दुश्मन का फायदा होगा। यार सबसे ज्यादा फायदा हमारा था। क्यों? क्योंकि आप चेक पोस्ट पे बैठ के कांटा लगा के फीस कलेक्ट करो, एक आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा है, और जो सबसे बड़ा फायदा है ना यार, जितना नुकसान हो जाए दुश्मन का फायदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। ताहिर अली साहब हैं कराची से। जी ताहिर साहब फरमाइए। जनाब अली, बस मैं बड़ी मामूली सी मतलब 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक बात ये कहना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल बात करें सर। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो ये कि वज़ीर आज़म साहब जो है मतलब इलाज कराने लंदन जा रहे हैं, ठीक है ना जी, और दुआ करने के लिए पाकिस्तानी कौम से कहा जा रहा है, ठीक है ना जी, ठीक है। और अगर मतलब ये है कि जब अपने डॉक्टरों पे अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, जी जी, तो फिर मतलब उनकी दुआओं का क्या भरोसा कर रहे हैं आप? हाँ, पॉइंट तो है। दूसरी बात क्या है? तो क्या भरोसा कर रहे हैं? जी जी, और दूसरी बात क्या है? हेलो, ठीक है ना, तो मैंने बस ये कि एक छोटी सी मतलब वो है कि ये पॉइंट है भाई, अगर जी पॉइंट तो है। हाँ। बात तो सही है। और देखिए मतलब अब लोग ऐसी बातें क्यों ना करें, सब कुछ आपके सामने ही है ना। और अब देखें यूजुअली पीटीआई प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी गरीब लोगों को बहुत सारे दिए हैं। बिल्कुल, कि वो इलाज के लिए जो है वो हॉस्पिटल में फ्री इलाज के लिए जा सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। अब सरकारी हॉस्पिटल में कुछ होगा तो फ्री इलाज होगा ना। बात सही है। अब ये तो मेरे ख्याल है कि इसी हफ्ते हमने इस मौजू को भी डिस्कस किया था हेल्थ पे, या शायद पिछले हफ्ते की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा। अब यार देखें, एक चीज़ होती है ऑप्टिक्स।
वो अहम होती हैं, और ख़ास तौर पे सियासतदान के लिए। अब देखें, माना तो कि सोशल मीडिया पर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो हर बात पर तनकीद करते हैं, ठीक है। अगर वज़ीर आज़म साहब अपनी माँ से मिल रहे हैं जाने से पहले, उस पर भी तनकीद होगी, लेकिन इस बात पर उनकी तनकीद बिल्कुल बजा है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि देखें, जब इमरान खान साहब की कोई मेडिकल इशू होता है, वो कहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं यार? यूजुअली शौकत खानों में ही कराते हैं। ये एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। बेशतर इंडियन सियासतदान जो हैं जी, वो हिंदुस्तान के अंदर ही इलाज कराते सर। आजकल तो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बिल्कुल इतनी बढ़ अमेरिका से और यूके से लोग जाते हैं। पेशावर से कौन है? अब्दुल समद साहब का पेशावर से। जी जनाब, समद साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, फरमाइए। बस फरमाना क्या है, यही देख रहा था कि ये जो वजीर आजम साहब गए हुए हैं, ये इनका तो ऑपरेशन है। जी जी। तो ये तो कम से कम 10-15 दिनों के लिए गए हुए हैं ना? जी जाहिर है, कम से कम बाईपास है जी। ये फिर ये बजट सेशन आ रहा है 3 जून को, और बजट सेशन में जब ये असेंबली में पेश होता है तो उससे पहले कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें वजीर आजम साहब चेयर करते हैं वो। जी जी। अच्छा, ये एक बात हो गई। तो दूसरी बात मेरी ये कि तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल से उठ के आ जाएं अपने बोतल हाथ में पकड़ के? क्या चाह क्या रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब था कि ये इनकी जगह ऑफिशिएटिंग वजीर आजम कौन होगा, ये एक बात। अच्छा। और दूसरी बात मेरी ये है कि ये इतना गरीब मुल्क है हमारा कि कल मैं टीवी पर देख रहा था कि एक पंजाब की औरत थी, उसकी 7 बेटियां थी गालबन। तो वो उसका शोहर फौत हुआ था, वो बेवा थी, वो रक्षा चला रही थी। जी। और आज मैंने देखा सिंध के कोई ये नर्सिस वगैरह निकली हुई थी सड़कों पर, धूप में ख्वार हो रही थी। ये एक्चुअली मुल्क ये है, और हमारा ये वजीर आज़म है कि ये बादशाह है कि दूसरे मुल्क जाकर ये अपना इलाज करा रहे। अब इधर आवाम सड़कों पर ख्वार हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। एक ने बड़ी भोली बात की है, लेकिन हाँ, कि बजट सेशन से पहले कैबिनेट मीटिंग होती है। यार कितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं? कुल, लेकिन ये तो कुल नहीं, असूलन बात है ना। तो सर रूल्स के मुताबिक एक मिनिमम नंबर ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स भी होती हैं। मेरा ख्याल है कि 4 हुई हैं, 5 हुई हैं। पता है मुझे ये बात जो है वो बड़ी मज़ेदार लग रही है कि ये जितनी भी कॉलें आज आई हैं वज़ीर आज़म की सेहत के बारे में, लोग पहले इस तरह की बातें नहीं करते थे, लेकिन चीज़ें इतने तवातुर से हो रही हैं और तज़ादात ज़िंदगी के इतने ज़्यादा गहरे हो गए हैं कि अब उन्हें हर चीज़ शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगी है। बेशक उनको ट्रेनिंग की, या ये जो हम कहते हैं जी आ गई शऊर फलाना, मुझे तो ये बहुत लग रहा है कि लोग जो है एक एक चीज़ को किस किस तरीके से देखते हैं और उसको स्क्रूटनी करते हैं। मेरे ख्याल में ये एक हेल्दी साइन है। बिल्कुल सही बात है जी। और मेरे ख्याल के इसी पॉजिटिव नोट पर अपने शो को भी आज ख़त्म करते हैं। एंजॉय योर वीकेंड, और इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलेंगे मंडे को। खुदा हाफ़िज़।